अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों के पास आप लोगों का जो है ना वो जैम इंस्टॉल भी होना चाहिए। और उसके बाद ये उसके फर्स्ट दो जो ऑप्शंस हैं अपाची और माई एसक्यूएल, ये दोनों ओपन होने चाहिए। ठीक है, ऑन हो, इनको स्टार्ट किया होना चाहिए। उसके बाद इसको मिनिमाइज किया। तो जब आप स्टार्ट कर देते हो ना, यहाँ पे एक्शन उसके स्टॉप लिखा हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे ये दोनों के मॉड्यूल के जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये हमारा जो है ना वो सर्वर वो स्टार्ट हो गया। ये हमारा सर्वर है, लोकल सर्वर है, उसके लिए हम ये कंट्रोल पैनल उसका यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने क्या करना है जी, मैं ये सारा प्रोसेस शुरू से करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। अब आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी आप लोगों के सिस्टम के अंदर मैं रख दूंगी। सी ड्राइव के अंदर जो है जैम का फोल्डर है, जैम के फोल्डर के अंदर है htdocs का फोल्डर होता है और इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिनके पास ये नहीं पड़ा हुआ उनके मैं खुद सिस्टम में रख दूंगी ताकि वो लोग जो है ना वो इजीली इसको एक्सेस इसकी कर सकें। अच्छा, उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है, रन कैसे करना है, एग्जीक्यूट आप लोगों ने करना है वाईवे से पहले खुद सारी चीज़ें ओपन करके रखनी है। अगर किसी को मतलब समझ नहीं आ रही, मुझे वो पहले ही एक दिन बता देना जिसका 9 बजे या 10 बजे वाईवा है, क्योंकि मैं जी क्या कह रही हैं, क्या रख प्रोजेक्ट की बात देना है? कर रही हूँ, प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ कि उनके htdocs के फोल्डर के अंदर फोल्डर रख दूंगी। हाँ जी, कौन सा? उनके प्रोजेक्ट्स का और कौन सा, कौन सा? जिसका जो प्रोजेक्ट है उसी की बात कर रही हूँ ना, जिनको बिल्कुल अभी कुछ पता ही नहीं है इसका। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, ठीक है। अगर किसी का वाइवा 9 बजे है या किसी का 10 बजे वाइवा है तो काइंडली मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं उनके सिस्टम के अंदर सारा सेटअप कर दूँ, ताकि सुबह टाइम उनको मुश्किल ना आए, क्योंकि मैंने जाना होता है ऑफिस, मैंने 10 बजे घर से निकलना होता है, तो फिर मुझे ऑफिस पहुँचते पहुँचते 10:30 हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों के लिए मसला बने, मैं रास्ते में हूँ, आप लोग टेक्स्ट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को रिप्लाई ना कर सकूँ। इस वजह से एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं आप लोगों का ना जो भी मसले मसाइल होंगे वो एक दिन पहले क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब बात करते हैं, जैम हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमने ओपन करनी है सबसे पहले अपनी डेटाबेस। लोकल होस्ट लिखेंगे हम, ठीक है, और स्लैश हम इस पे एंटर करके, आप स्लैश लगा के A1 स्लैश लगनी है सिर्फ, और इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर ये लास्ट पे आप देखो ये PHP माई एडमिन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपकी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। ये सारा जो हमारा लोकल सर्वर है उसकी डेटाबेस ओपन हो गई है। उसके बाद क्या है जी, हमने अब अपना प्रोजेक्ट रन करना है। मेरे इस htdocs के फोल्डर के अंदर ये सबके प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या अभी फ़िलहाल करूँ, यहाँ रैंडमली कोई प्रोजेक्ट उठा लेती हूँ और उसको मैं ज़रा ना यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। लोकल होस्ट दोबारा लिखेंगे, बैकस्लैश लगेगा, और इसके बाद मैं ये एक प्रोजेक्ट इसको रहने देती हूँ। ये मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो रन कर दिया, प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम लिखा है यहाँ पे, ये देखें रैप के नाम से मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है तो मैंने इसका नाम लिखा है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट का मतलब फोल्डर का नेम नहीं याद, आप सिंपल वहाँ पे लोकल होस्ट लिखो, यूआरएल के अंदर बैकस्लैश लगाओ और जैम सी ड्राइव के अंदर आओ, सी ड्राइव में जैम का फोल्डर पड़ा है, जैम के फोल्डर से htdocs के फोल्डर में आओ और वहाँ से जो है ये अपने प्रोजेक्ट का जो है वो नाम रीनेम करो और इसको कॉपी करो और इधर आके लोकल होस्ट लिखो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का जो है वो यूज़र इंटरफेस वगैरह आ गया। उसके बाद जो है हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, हमारी ये डेटाबेस बनी हुई है। अब मैं सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ, हम डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर आपकी सुपरवाइज़र आपको कहती है कि एक फॉर्म बनाओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा होना चाहिए, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने उसके पीछे बैकएंड का काम भी करना है और फिर जो है वो आपके डेटाबेस के अंदर डाटा जाना भी चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस पूरे पैनल को, इसके डैशबोर्ड को ओपन करोगे, सर्वर के डैशबोर्ड को। उसके बाद ये सबसे टॉप पे न्यू लिखा हुआ है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक तो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है न्यू, और उस न्यू के अंदर से ये सारे जो पॉइंट्स में निकलते आ रही हैं, ये सारी मेरे पास डेटाबेस बनी हुई है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की।
और एक न्यू जो होता है ना, आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे ना, उसको एक्सपेंड करोगे तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है, हमने अंदर वाले पे नहीं जाना। अगर आप डेटाबेस नहीं बना रहे हो, न्यू बना रहे हो, तो हमने न्यू की ऑप्शन में जाना है जिसके अंदर से बाकी की आपकी चीज़ें निकलती आ रही हैं। अगर हम किसी और ऑप्शन को या किसी और डेटाबेस को एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर से जो निकल रहा है न्यू का ऑप्शन, वो उसी डेटाबेस के अंदर आपकी नई फाइल क्रिएट करेगा, जबकि हमने बनानी है अपनी न्यू डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाती हूँ, और आप जो भी अपनी डेटाबेस का नाम रखना चाहो, अब सुपरवाइज़र ने आपको टास्क जो दिया है उससे रिलेटेड आपने रखना है, तो मैं फ़र्ज़ कर लो ABC लिख देती हूँ या XYZ के नाम से बना लेती हूँ और उसके बाद मैं क्रिएट कर देती हूँ। अच्छा, अब ये देखो ABC के नाम की मेरी डेटाबेस क्रिएट होगी, बट इसके अंदर टेबल कोई नहीं है, ये सिलेक्ट हुई है मेरी डेटाबेस। अगर आपको ये ज़रा थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ, ये देखो ये पीछे से होवर आ रहा है, उसके ऊपर हाईलाइट हुई है कि मतलब हम इस वक्त इस डेटाबेस के अंदर है। और इसको अगर आपने वेरीफाई करना चाहो तो ये टॉप के ऊपर लिखा हुआ है डेटाबेस, या और आगे ये डेटाबेस का नाम है जो डेटाबेस हमने अभी बनाई है। उसके बाद हमने टेबल क्रिएट करना होता है। अच्छा, अब टेबल हम फॉर्म बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन का। अब एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि अगर हम लोग कोई भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन का नाम भी लिख सकते हो, किसी भी नाम से आप उसका टेबल बना सकते हो, लेकिन लॉगिन के लिए हमारा कोई टेबल नहीं बनता। तो लॉगिन के लिए हमने कोई टेबल नहीं बनाना, हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए बनाना होता है। अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन के नाम का ही एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ, और ये कॉलम्स के नंबर दिए हुए हैं। हमें 4 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, 6 कॉलम चाहिए, जितने भी चाहिए ना आप यहाँ से उनको ऐड कर सकते हो, यहाँ से उसको ज़्यादा कम कर सकते हो, या वैसे यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल 4 रहने देती हूँ और इसके बाद मैं गो कर देती हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे जो ख्याल रखने वाली है, जैसे मैंने कल प्राइमरी की का बताया था, हमारे टेबल का नेम आ रहा है, हम यहाँ से मज़ीद कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे स्टार्ट में जो है वो आईडी आती है, एक यूनिक प्राइमरी की वाली आईडी जो हमारे जितना भी डाटा है उसके लिए एक सीरियल जनरेट करती है, सीरियल नंबर बनाती है। तो हमने वो यहाँ पे करनी है, लिखनी होती है। तो आप सिंपल आईडी भी यहाँ पे सिर्फ आईडी लफ्ज़ भी लिख सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन के साथ भी लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया, या आप इसके अंदर अंडरस्कोर डाल के आईडी लगा सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी आपने ऐसे स्पेस दे के और फिर आईडी नहीं लिखना, इस तरीके से नहीं लिखना, क्योंकि जब आप इस तरीके से काम कर रहे होते हो ना और फिर आप उसके कोडिंग कर रहे होते हो तो ये चीज़ आपके लिए मसला बना देती है। ये जो स्पेस खाली आ रही है वो क्यों मसला करती है, आप वहाँ पे जब कोडिंग के अंदर अपने इस कॉलम का नाम लिख रहे होते हो, ये हम कॉलम अभी बना रहे हैं, ठीक है, कॉलम का नाम लिख रहे होते हो तो आप भूल जाते हो कि आपने स्पेस दी थी वहाँ पे, या बाज़ों का ज़्यादा स्पेस आ जाती है या कम आ जाती है तो हमारे लिए फिर इशू बनता है। तो इस वजह से मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो मैं ये करती हूँ कि आप इसकी जगह पे स्पेस ना दें, आप इसकी जगह पे अंडरस्कोर लगा लें, आप इसकी जगह पे डैश लगा लें, ठीक है, कोई भी और आप वर्ड मतलब सिंबल इसके अंदर यूज़ कर लें। ये वाले मोस्टली 2 सिंबल आप यूज़ कर लें, स्टार वगैरह का या प्लस का सिंबल आप ना यूज़ करें। अच्छा, फिर आईडी जितनी भी होती है ना वो हमारी इंटीजर होती हैं, इसके लिए हम इंट यूज़ करते हैं क्योंकि आईडी के अंदर आपका अल्फ़ाबेटिक नहीं आना, आईडी के अंदर सिर्फ आपका न्यूमेरिकल वर्ड आना है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम जो है वो इंटीजर को यूज़ करते हैं। जिस जगह पे आपका आता है वेरिएबल या आपका कोई कैरेक्टर्स आ रहा है जैसे सिंबल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम जो है वो ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं वारचार का। वारचार मतलब वेरिएबल भी है, ठीक है, और इसके साथ कैरेक्टर्स भी हैं। इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल वर्ड भी आ सकते हैं, इसके अंदर आपके सिंबल्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर आपके जो है वो ये क्या कहते हैं उसको अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो आईडी के लिए चाहिए वो इंटीजर चाहिए तो हम इंटीजर रख देते हैं। अब यहाँ पे हमने लेंथ या वैल्यू रखनी अभी है। आवाज कट रही है आपकी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा। अब मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रही हूँ, मैं वैसे भी ना ऊपर वाले फ्लोर पे आई होती हूँ, यहाँ पे तो थोड़ा इंटरनेट का इशू होता है।
अच्छा, यहाँ पे अब लेंथ और वैल्यू का आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कोई भी लेंथ और वैल्यू इसकी जो है ना वो सिलेक्ट करनी होती है। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ अगर 11, तो 11 का मकसद ये नहीं है कि उसने आईडी के सिर्फ 11। जी हाँ जी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बाकी लोगों को भी स्टॉप होगी स्क्रीन। स्क्रीन शो नहीं हो रही। बाकी सबके साथ नहीं भी हो अभी रही है। हो रही है, मैंने रिज्वाइन की है। हो तो रही है लेकिन वो भी नहीं होती। मेरी नहीं, अब हो गई है, मैं दोबारा इसको बंद करके करती हूँ। हो गई है। मैं बंद कर दी थी, दोबारा करती हूँ। अच्छा ठीक है, सिग्नल काफी कट रहे हैं, रिज्वाइन कर। ठीक, अच्छा, हम थे यहाँ पर। स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ, स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे लेंथ और वैल्यू की। अच्छा, लेंथ और वैल्यू में किसने ज्वाइन की है? जी हिना, हो गई। हाँ जी हिना, क्या बात है? लेंथ की हम बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 11 लिखा है आईडी के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है, बता रही थी हो गई। 11 के बाद जो है वो 12 वर्ड तक नहीं जाना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। लेंथ और वैल्यू जो हमने दी होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं पेंट में, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये हो गया 1, हो गया 2, हो गया 3, हो गया, ठीक है। इस रुख पे हमारा जा रहा है। अब ये पूरे आगे 11 तक डिजिट्स हमारे लेके जाएगा, एंड पे ये 11 तक चला गया, ठीक है, ये सारा। अब मैंने यहाँ पे चूंकि लिया है 11 वैल्यू, तो उसने क्या करना है, यहाँ पे हमारे डिजिट्स इस रुख पे उसने काउंट करने हैं, ठीक है। वो इस तरीके पे नहीं आने के यहाँ से वो नीचे की तरफ जा रहा है 3 और 4 करके, एंड पे 11 पे वो जाके खत्म हो गया, उसके बाद उसने 12 पे नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो 12 पर भी जाएगा, 12 से वो आगे भी जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक एक करके ना, एक 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 ऐसे करके वो 11 डिजिट्स बनते जाने, 11 लाइंस बनती जानी। अब वो वैल्यू आपकी लाखों में भी जा सकती है। जैसे अब अगर आप इसको करो ना, तो ये कितना बनेगा, फायदा है, ये तकरीबन आपका बन जाना 10 करोड़ तक ये बन रहा है, ठीक है। तो वो इस तरीके से वैल्यू आपकी वो लेके जा रहा है। हमारे पास ये नहीं है कि यहाँ पे अगर हमने 11 लिख दिया है तो वो 11 के बाद वो लेके ही नहीं जाएगा आगे किसी वर्ड को, ये चलता जाएगा जितने मर्जी, लेकिन वो 11 लाइंस उस हिसाब से बनती जानी। फिर आईडी है, आईडी को हमने हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट करना होता है और प्राइमरी की बनानी होती है। ये एआई जो लिखा हुआ है ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर खुद ब खुद प्राइमरी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपकी प्राइमरी आ गई, ये बता रहा है कि आपने फलां कॉलम को जो है ना वो आप प्राइमरी बना रहे हो, और इधर से आप इसको गो कर दोगे, ये प्राइमरी हो गया, साथ में ऑटो बन गया। सेकंड, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब आगे लिखते हैं ईमेल, या यूज़र का अगर नेम यूज़ करें तो नेम आ गया, और फिर ईमेल आ गया, और फिर उसके बाद पासवर्ड आ गया। ये चीज़ें हम जो लिख रहे हैं ये इस वजह से है ना कि हम लोगों ने वो बना रहे हैं, उसका एक डेटाबेस हम अपनी बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। अब ये मैंने ना गलती से मेरे से एंटर हो गया था, जिसकी वजह से ना हमारा टेबल क्रिएट हो गया। लेकिन अब क्या हम करेंगे, मैं इसको एडिट करने लगी हूँ, क्योंकि हमारी जो टाइप है ना बाकियों की, हमने वो टाइप ठीक करनी है और इनकी वैल्यू भी देनी है। तो नेम की टाइप हम जो है वो इंटीजर नहीं रख सकते, उसको वार करेंगे, क्योंकि नेम जो है वो आपका काउंटिंग में नहीं आना। नेम आपका हमेशा अल्फ़ाबेटिक में आना है, या आप उसके अंदर सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, या आप उसके अंदर न्यूमेरिकल वर्ड भी अल्फ़ाबेटिक के साथ यूज़ कर सकते हो। अब इसकी लेंथ मैं 255 दे रही हूँ, क्योंकि नाम के अंदर ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं, कम लफ्ज़ भी हो सकते हैं। अब एक किसी बंदे का लफ्ज़ है, जैसे रिजवान है, रिजवान में जो है वो 5 वर्ड्स हैं, ठीक है।
तो ये अगर पूरा नाम लिखेंगे, अपना फादर का नाम भी साथ में लिखेंगे, या अगर ये मोहम्मद साथ लगाते तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बन जाते हैं। तो ये उस हिसाब से चलता रहता है, तो इस वजह से हम इसके अंदर वार चार भी लगा रहे हैं। और इसको सेव कर दिया मैंने। अब आप लोगों को इस चीज़ से आइडिया हो गया है कि हमने अगर किसी ये कॉलम को एडिट करना है तो उसको किस तरीके से करना है, ये वो चेंज के साथ हम करते हैं। दूसरा वाला हमारा ईमेल है, ईमेल को भी हम वार चार करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल मस्ट वो होता है, क्या नाम है, सिंबल मस्ट होता है, @ का सिंबल, तो उसके अलावा डॉट का साइन भी लगता है, तो इस वजह से इसको हम बाहर चार ले रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड में भी आप न्यूमेरिकल वर्ड भी यूज़ करते हो, आप अल्फ़ाबेटिक भी यूज़ करते हो, आप उसके अंदर सिंबल्स भी यूज़ करते हो, तो बाहर चार इसको कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं पासवर्ड पूरा कर देती हूँ, आप चाहो तो हाफ भी लिख सकते हो वर्ड। जो वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ करना है वही हमने अपने कोड के अंदर बैकएंड में यूज़ करना है। ये बन गई जी हमारी डेटाबेस ABC के नाम से। उसके अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल है। ये रजिस्ट्रेशन टेबल का जो वो ब्राउज करने पे हमारा डाटा यहाँ पर आएगा जो डिस्प्ले होगा, और ये स्ट्रक्चर के अंदर जाके हम अपने उन कॉलम्स को एडिट कर सकते हैं, उनको हम दोबारा से कुछ भी करना हो, और अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप के ऑप्शन से हम उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक बन गई आपकी डेटाबेस, कॉलम भी बन गया, टेबल भी बन गया, डेटाबेस भी बन गई। यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछें, जल्दी जल्दी, चुप नहीं रहना, जल्दी जल्दी बस क्वेश्चंस पूछ लो ताकि हम फिर आगे कवर करें, क्योंकि टाइम कम है और काम अभी ज़्यादा है। प्राइमरी की का प्राइमरी की मैंने कल भी डिफाइन की। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जो दूसरी की से हट के बनती है। अब अगर हम कोई और कीज़ यहाँ पे बनाते हैं, मतलब कोई और मैं आईडी एक और यहाँ पे लिखती हूँ, तो वो प्राइमरी की नहीं बनेगी। वो आईडी या तो हम फॉरेन आईडी ले रहे हैं जो दूसरे टेबल के अंदर से आ रही है, या हम वो आईडी बना रहे हैं जो इसी टेबल के अंदर है लेकिन किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? मैम ये हमने 4 कॉलम बनाए हैं, तो उन 4 कॉलम के नेम जो है ना वो एक तो बता दें कौन कौन सा कॉलम है, मुझे तो शुरू है। नेम कौन कौन से? मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। आप फ्रंट एंड के नेम की बात कर रहे हो? मतलब हमने कौन कौन से इधर हमने 4 कॉलम कौन कौन से बनाए हैं? ये रजिस्ट्रेशन आईडी हमारा एक कॉलम है, दूसरा नेम है, फिर क्या ईमेल और फिर यही है पासवर्ड जो है। रजिस्ट्रेशन नेम और ईमेल? आपको अगर सुपरवाइजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने को कहती है, या ईमेल और पासवर्ड, हाँ ये जी, 4 कॉलम। हाँ जी, या अगर वो आपको कहती है कि आप कोई प्रोडक्ट ऐड करवाने के लिए कोई करो, लिखो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के नाम का टेबल बनाया, आप प्रोडक्ट के नाम का बना लेना, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, जैसे ये रजिस्ट्रेशन आईडी दी है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट नेम आ जाएगी, प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगी, और प्रोडक्ट क्या ब्रांड है या फिर उसकी कैटेगरी है तो वो साथ में आ जाएगी, या उसका कलर वगैरह है तो जो भी है उसका आप कॉलम बना लोगे। इसी तरीके से वो भी बनेगा आपका, ठीक है। ठीक है, ये कॉलम जो है ये तो नेम के नीचे ये नेम के नीचे ही सारे मतलब रोज हैं, ये कॉलम है, ये तो ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारे कॉलम्स एक हैं। कॉलम है नेम का, उसके ये नेम के नीचे उसने इस वजह से दिया है, वो दिखा रहा है कि आपके कॉलम्स के ये नाम है, आपके कॉलम की ये टाइप है, उसकी कलेक्शन जो है वो ये है। एट्रीब्यूट हमने कोई दिया नहीं है, नल हमने उसको वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बाकी आती हैं। ये तो उन्होंने नाम अपने बताने के लिए, शो करवाने के लिए किया हुआ है कि ये फलानी चीज़ है, ये नाम डिस्प्ले हो रहे हैं कि इन नामों के अंदर क्या क्या है बने, ये हमारे कॉलम है। ऊपर ये आप अगर ग्रे लाइन में देखो तो उसने लिखा हुआ है डेटाबेस ABC है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल है रजिस्ट्रेशन के नाम का। अब इस रजिस्ट्रेशन के आगे से ये कॉलम्स बने हुए हैं, ये कॉलम्स है। अगर आप ब्राउज करो ना तो ब्राउज के अंदर वो डिस्प्ले करवाता है, ये देखो ये कॉलम है आपके सारे, ये वाले, इसको हम टेबल नहीं कहते, यही वाले आपके स्ट्रक्चर के अंदर शो होते हैं। क्लियर? हाँ, यहाँ पे और है ना, फिर ये अब ठीक लग रहा है। यहाँ पे तो हम बना रहे थे ना, स्ट्रक्चर के अंदर तो हम बना रहे थे, इसलिए वो इस तरीके से रोज की तरह वो डिस्प्ले करवाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं।
अगर आपने इनके अंदर मजीद इस तरीके से बने हुए के अंदर कोई और कॉलम ऐड करना है तो ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है ऐड, और आगे उसके वो क्वांटिटी दी हुई है जितनी आपने देनी है, कॉलम्स हैं, ठीक है, और किस कॉलम के बाद आप लेना चाहते हो, आफ्टर पासवर्ड या आफ्टर ईमेल, आफ्टर नेम या आफ्टर रजिस्ट्रेशन आईडी, या सबसे बिगनिंग पे लेना चाहते हो, जहां पर भी आप ऐड करना चाहते हो, जितने करना चाहते हो यहाँ से करो और यहाँ पे फिर गो कर दो। तो वो जो है आपके यहाँ पे न्यू टेबल आ जाएंगे, उनके अंदर आपने कुछ भी अगर लगाना है लिखना है वो आप लिखो, और जो भी नेम आपने देना है फिर उसकी टाइप दो, वैल्यू दो, और उसके बाद सेव कर दो, तो वो आपके जो न्यू कॉलम्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, ये आपको समझ आ गई डेटाबेस कैसे बननी है, टेबल कैसे बनना है, कॉलम कैसे बनने हैं, समझ आ गई इसकी? लड़कियों में से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? नहीं आती। जवाब दे दिया नो करो। मिस, कोई भी नहीं है। हाँ, ठीक है, फिर मैं अब आगे इसके ना कोड आपको ओ करना माय सिखा रही गॉड। हूँ। ठीक है, ये मैं बंद करती हूँ। न्यू एक फाइल हम लेते हैं, बल्कि इसकी बजाय ना मैं एक नया फोल्डर बना के वो उसी में दिखाती हूँ। हम सबसे पहले जाते हैं अपनी सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में जैम का फोल्डर है, जैम के अंदर हमारा htdocs का फोल्डर पड़ा है। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है। एबीसी के नाम की हमने डेटाबेस बनाई थी, मैं एबीसी के नाम का ही अपना फोल्डर बना रही हूँ। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम बना रहे हैं न्यू फाइल। ठीक है, इसका नाम अब हमने रखना है, चूंकि हम कर रहे हैं लोकल होस्ट के अंदर, तो हमने अपने हर जो भी आपका ये है पेज है उसके एंड में एक्सटेंशन जो लगानी है वो .php की लगानी है। हमने html की नहीं लगानी, php की लगानी है। हाँ, अगर css कर रहे हैं या हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो फिर उनके एंड में css वाले के अंदर .css आएगी, और अगर हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर .js आएगा। अभी हम चूंकि PHP की करने वाले हैं और हम बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन पेज, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन .php ये लिख देती हूँ। ठीक है, अब सब लाइन पे ओपन करना है इस फोल्डर को। मैंने सब लाइन ऑन किया, लेफ्ट साइड पे जो है वो फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं फाइल के ऑप्शन में गई, वहाँ पे ओपन फोल्डर है उसमें गई, और वहाँ से सी ड्राइव में, जैम में, htdocs में, और फिर यहाँ से एबीसी वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेती हूँ, और ये हमारा प्रोजेक्ट पूरे का पूरा ओपन हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारी फाइल पड़ी है। फाइल चूंकि अभी हमारी खाली है और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है क्योंकि पहले हमने इसको टेक्स्ट के साथ फाइल को बनाया था। मैं दोबारा इसको रीनेम कर लेती हूँ, डॉट टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमें PHP में चाहिए, तो ये हमारी सही तरीके से हो गई है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर करने लगे हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या करना है, हम एक फॉर्म बनाने लगे हैं। फॉर्म बनाने के अगर तो आप मतलब बूटस्ट्रैप के थ्रू कर रहे हो तो फिर आपको बूटस्ट्रैप के लिंक लगाने पड़ते हैं जो नेट से मिल जाते हैं। अगर आप वैसे ही सिंपल उस दिन आपको मतलब वाइवे के दिन आपको बूटस्ट्रैप के लिंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्हें नहीं इस चीज़ से गर्ज होती कि आप बूटस्ट्रैप में कर रहे हो, आप HTML में कर रहे हो, किस में कर रहे हो। उनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज होती है कि आपको काम करना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप सिंपल HTML के अंदर काम करना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बूटस्ट्रैप को यूज़ करने की। आपने जस्ट क्लियर करना है वाइवा अपना, और अगर बूटस्ट्रैप के चक्करों में पड़ोगे तो फिर आपको लिंक्स ढूंढने पड़ेंगे पहले इंटरनेट से, तो वो टाइम वेस्ट होना है और उन्होंने आपको इंटरनेट भी ओपन नहीं करने देना कि आप गूगल पे कोई और चीज़ ओपन करो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप HTML के थ्रू कर लो, या अगर आप फर्ज करो आप लगाना भी चाहते हो तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही जो दूसरे पेज बने हुए होंगे आप उन पेजेस से वो लिंक कॉपी कर लेना। वो कहाँ पे होगा मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, अभी मैं सिंपल फॉर्म बनाने लगी हूँ। तो HTML का फॉर्म है हमारा। आप पर HTML के टैग्स लगाओगे, ये ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग आ रहा है। उसके बाद इसके अंदर हमारे आ जानी है बॉडी का टैग, ठीक है, और ये क्लोजिंग बॉडी आ जाना है।
एक मतलब मुझे लगता है फाइल बंद करके ओपन करनी पड़नी है। अब ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम फॉर्म बनाने लगे हैं। फॉर्म का टैग हमारा लगेगा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गए। फॉर्म के अंदर हम पहले मेथड यूज करेंगे। मेथड हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट का मेथड, एक होता है गेट का मेथड। ठीक है, जिन लोगों को अगर वो चीज़ें प्रोटोटाइप की याद हैं तो उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गेट का मेथड क्यों हम यूज़ करते हैं और पोस्ट का क्यों यूज़ करते हैं। जो नए हैं उनको मैं बता दूं, गेट का मेथड सिक्योर नहीं होता। गेट के मेथड के अंदर प्राइवेसी नहीं होती। गेट के मेथड के अंदर करैक्टर्स की एक लिमिट होती है, उसके बाद जो है आप आगे काम नहीं कर सकते। गेट के मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2043 यहाँ पे 2023 जो है वो करैक्टर्स की लिमिट है, इससे ज़्यादा की नहीं है। जबकि हमारा पोस्ट का जो मेथड है वो सिक्योर होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है हमारी लिमिट भी बहुत ज़्यादा होती है, जितना मर्जी आप लिखो। ठीक है, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पोस्ट के मेथड के अंदर आपका डाटा सिक्योर है, प्राइवेसी भी उसके अंदर होती है। गेट के मेथड के अंदर आप जो भी काम करोगे उसकी जब आउटपुट आएगी ना, वो आउटपुट आपको यहाँ यूआरएल बार में डिस्प्ले होती है, इसी तरीके से जिस तरीके से ये हमारी डिस्प्ले हो रही है आउटपुट। ये क्या हमें शो करवा रही है, हमारा लोकल होस्ट सर्वर है, उसके हम PHP माई एडमिन के पैनल में गए हैं, उसके अंदर हमने sql.php के फाइल खोली है, मतलब ये उनका पेज खुला हुआ है। उसके अंदर क्या है जी, क्वेश्चन मार्क लगा के हम उसको बता रहे हैं कि हमने डेटाबेस बनाई है, डेटाबेस का नाम ABC है, और फिर उसके साथ हमने एक टेबल बनाया है और टेबल का नाम क्या है जी, रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें आपकी आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है अगर आप यहाँ पे गेट का मेथड लगाते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोस्ट का मेथड लगाते हो तो वो यहाँ पर आपको ये वाली सारी चीज़ें नहीं शो करवाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये .php तक का काम आपको शो करवाएगा। जैसे ये मैं ओपन कर दूँ, ये पेज ओपन कर दिया तो ये आप देखो ऊपर सिर्फ वो ये चीज़ शो करवा रहा है, माई अकाउंट .php। इसके अलावा वो आगे कोई चीज़ शो नहीं करवा रहा। अच्छा, ये हो गया हमारा गेट और पोस्ट का मेथड। बहुत डिटेल में मैंने इसका बता दिया है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में लाजमी क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब इसके बाद हमने बनानी है इनपुट फील्ड्स। इनपुट फील्ड्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी इनपुट फील्ड बना रहे हो। मैं नेम की इनपुट फील्ड बना रही हूँ क्योंकि हमें यूज़र नेम लिखना है, तो उसके लिए मैंने लेबल लगाना है। लेबल क्या होता है ये आप लोगों को पता है या बताने की ज़रूरत है मुझे? याद है किसी को लेबल क्या होता है? लेबल भूल गए आप लोग, किसी को याद है? तो सवर भाई आपको तो याद होगा क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको ये चीज करवाई है। हाँ जी, किसी इनपुट फील्ड के ऊपर जो उसका नाम मेंशन किया जाता है वो बिल्कुल, सही है। हाँ जी। जैसे कोई प्रोडक्ट है, आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करके लेकर आते हो तो उसके ऊपर एक रैपर लगा होता है, या जिसको हम लेबल भी बोलते हैं, कुछ लोग रैपर भी कहते हैं उसको। ठीक है, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखी होती है कि वो कितनी कॉस्ट की है या उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, फिर वो किन किन इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है, हर एक चीज़, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी इशू डेट क्या है, हर चीज़ वो मेंशन की होती है, तो उसको हम लेबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पता चलता है कि आप जो इनपुट फील्ड बना रहे हो वो किस चीज़ की है। ठीक है, उसको बताने के लिए हम यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं और लेबल के अंदर आप जो चीज़ लिखोगे वो हमारी आउटपुट वहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब जैसे मैं लेबल बना रही हूँ यूज़र नेम का, ठीक है, यूज़र नेम बना के मैंने Ctrl+S करके सेव किया है और यहाँ पे मैं अपना वो प्रोजेक्ट ओपन कर रही हूँ जिसकी हमने डेटाबेस बनाई है, लोकल होस्ट, और फोल्डर नेम हमारा क्या था, ABC के नाम का मैंने किया। तो ये मेरे पास ये चीज़ें आ गई क्योंकि मैंने इंडेक्स पेज नहीं बनाया था इसका।
अब मुझे यहाँ पे इसके साथ रजिस्ट्रेशन का लफ्ज़ भी लिखना पड़ेगा, registration.php पूरा मैं दूंगी तो हमारा ये फॉर्म ओपन हो गया। अब ये देखिए ये हमारा लेबल आ रहा है जो हमने लेबल के अंदर यहाँ पे यूज़र नेम लिखा था। इसके बाद अब मैंने करनी है इनपुट फील्ड बनानी है। आप इसके अंदर ही बना लो, आप लेबल क्लोज करके उसके बाद बना लो, ये आपकी मर्जी है। इनपुट फील्ड की कोई भी जो है ना वो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ इनपुट का ओपनिंग टैग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप है, टाइप आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जिस तरह का भी आपने इनपुट फील्ड बनाना है उसी तरह की यहाँ पे टाइप होगी। नेम लिख रहे हो, यूजर नेम लिख रहे हो, फर्स्ट नेम लिख रहे हो, लास्ट नेम लिख रहे हो, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, किसी प्रोडक्ट की कोई डिटेल्स लिख रहे हो, किसी प्रोडक्ट की प्राइस लिख रहे हो, कुछ भी ऐसा लिख रहे हो, उसके लिए टाइप आपकी टेक्स्ट आएगी। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ईमेल की ये इनपुट फील्ड बना रहे हो तो उसके लिए टाइप यहाँ पे ईमेल आएगा। अगर आप पासवर्ड की बना रहे हो उसके लिए यहाँ पे टाइप पासवर्ड की आएगी। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ लेनी है उसके लिए यहाँ पे टाइप डेट की आएगी। अगर बिलफर्ज आपको कहा जाता है कि कोई रेडियो बटन बना के दिखाओ तो सेम यही प्रोसेस आप करोगे, ठीक है, यही इनपुट फील्ड बनाओगे। टाइप इसके अंदर आपकी सिंपल रेडियो लिखी हुई आएगी। अब मैं इसको सेव करके अगर आप लोगों को दिखाऊं, पेज में कंट्रोल आर के साथ अभी रिफ्रेश किया है तो ये देखो ये हमारे पास रेडियो बटन एक बन गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बजाय मैं टाइप इसकी टेक्स्ट कर देती हूँ, इसको सेव करती हूँ, पेज रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो इनपुट फील्ड हमारी बन गई जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैंने कुछ नहीं इसके अंदर और किया, मैंने जस्ट एक इनपुट फील्ड बना के उसकी टाइप मैंने टेक्स्ट कर दी। अगर इसकी बजाय मैं पासवर्ड लिखती हूँ, ठीक है, पासवर्ड करके मैं पेज रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ, टाइप पासवर्ड करने की वजह से मेरा डाटा जो है वो पासवर्ड की सूरत में डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेट जी जी बोलें मैम पेजेस करवा दें जो प्रोजेक्ट के हैं वो सारे ऐसे हैं। मैं कहती हूँ वो पेजेस करवा दें जो हमारे प्रोजेक्ट के हैं, वो आपके तो उससे समझाती हैं आपके आप। प्रोजेक्ट के सब ये किया हुआ है पहले, ये किया हुआ है, लेकिन इसके पीछे हमने अब बैकएंड का काम करना है, इस वजह से मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बैकएंड नहीं करना हमने, अभी डेटाबेस क्रिएट की है उसके बाद बैकएंड का काम करना है, तो ये समझाने के लिए कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट टाइप जो बता रही हूँ वो डेट की है। डेट की वजह से आपका यहाँ पे जो है वो कैलेंडर बन जाएगा। कैलेंडर को आप जैसे मर्जी वो यूज कर सकते हो, डेट जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं वापस इसको इनपुट फील्ड पे लेकर आ रही हूँ और ये नेम का एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जो वैल्यू आप दोगे वो बैकएंड के साथ हमारी लिंक करवाई जाएगी। हम यहाँ पे यूजर नेम बना रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे इसका यूजर नेम ही लिख दूंगी। कोशिश करनी है आप लोगों ने यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो कैपिटल ना हो, स्मॉल लेटर्स में ही आप लिखो। अच्छा, फर्स्ट हमारी ये बन गई इनपुट फील्ड में, इसी को ही कॉपी करके, टाइम की कमी है, अगर आप वाईवे के दौरान भी करो इसी तरीके से कॉपी करके आप इसको चेंज कर लेना बाद में। ये हो गया ईमेल, यहाँ पे टाइप हमारे पास ईमेल आ जानी है, ठीक है। और यूज़र नेम भी हम ये नेम की वैल्यू भी चेंज करके ईमेल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पासवर्ड की, पासवर्ड आ गया, यहाँ पे टाइप भी पासवर्ड आ गई और नेम भी जो हम रख रहे हैं वो पासवर्ड ही रख देते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा फ्रंट एंड। इसको मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये सिंपल फ्रंट एंड हमारा बन गया। ये एक सीक्वेंस में इस वजह से जा रहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं की हुई। अगर हम CSS अप्लाई करके करेंगे, इसको हम डिस्प्ले इनलाइन करेंगे, ठीक है, और वो सारा कुछ करेंगे प्रोसेस इसके ऊपर, तो वो फिर जो है वो सेट हो जाएगा। अभी उसका इतना टाइम नहीं है कि मैं वो आप लोगों से सेट करवाऊँ। अच्छा, मेथड लाजमी, नेम लाजमी, ठीक है, ये बैकएंड के लिए दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, मेथड भी और नेम की वैल्यू भी। अब यहाँ पे हम करने लगे हैं PHP मैं लास्ट पे स्टार्ट करने लगी हूँ। PHP हमने शुरू की है, ये PHP का टैग है और ओपनिंग टैग, और ये उसका क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग के अंदर हमने PHP का वर्ड नहीं लिखना होता, ओपनिंग टैग के अंदर हमने PHP का वर्ड लिखना होता है, ठीक है।
अब हमारा ये हो गया, ये पोस्ट का मेथड हमने जो यूज़ किया हुआ है इसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर दी, बटन बनाना है सबसे पहले हमने, ठीक है, फ्रंट एंड में। क्योंकि आप यहाँ पे डाटा अगर एंटर करते भी हो, इधर भी मैंने डाटा एंटर कर दिया, इधर भी मैंने डाटा एंटर कर दिया, तो बटन यहाँ पे होगा, मैं उस पर क्लिक करूँगी तभी हमारा डाटा सबमिट होगा। उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे लेबल के बाद जो है एक बटन बना लेते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनपुट फील्ड के साथ ही बटन बनाओ, ठीक है। ये मैंने इनपुट फील्ड के साथ ही अगर बनाना है तो ये बना दिया, और इसके अंदर नेम के अंदर हम सबमिट लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा बटन बन गया। और अब यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं लिखी आ रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे सबमिट की। ये हमारा सबमिट का बटन बन गया। अब जो भी मैं डाटा एंटर करूंगी लिखा जाएगा, लेकिन वो सबमिट अभी नहीं होगा। इसके पीछे जब तक हम बैकएंड का काम नहीं कर देते तब तक वो उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आना है, पीएचपी का काम हो गया, इज इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। और हम इसको करेंगे इफ इज सेट, इफ की हमारी कंडीशन लगेगी, ठीक है। उसके अंदर हम इसको सेट करवाएंगे कि अगर तो हमारा डाटा जो है वो सेट है, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, हमारा डॉलर पोस्ट का जो साइन है ना, ये हमारा मेथड जो है उसको तुमने लेके चलना है, ठीक है। ये मैं आपको उधर से दूसरे वाले से ये चीज़ समझा देती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम करूँगी ना, वो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग चलता जाएगा। तो इसको मैं एक मतलब यहाँ से किसी के भी प्रोजेक्ट है ना, आप लोगों को गो थ्रू करवा देती हूँ। ये देखें, हमने उसको लगा के ना यहाँ पे ये हमने कहा इफ इज सेट करना है, ठीक है। फिर हम दोबारा ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लेंगे। अब यहाँ पे जो पोस्ट उसने लिखा है ना, वो ये वाला पोस्ट है जो हमने यहाँ पे मेथड बनाया है, ठीक है। उस मेथड को लेने के बाद हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लेंगे और उसके अंदर जो है ना वो हम यहाँ पे सबमिट का बटन लिखेंगे। जो एंड पे हमने सबमिट की वैल्यू बनाई है, ये वाली, ये नेम के अंदर जो वैल्यू दी है हम वो लिख देंगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद हमारा जो ये बटन डिफाइन हो गया। अब हमने 1 बाय 1 करके यूजर नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को, इनको डिफाइन करवाना है। सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर चलाना है, ठीक है, ऊपर जो किया है। जैसे फर्ज कर लो, मैं यहाँ पे ही करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसको रिमूव करते हैं, बल्कि ये अभी रहने देते हैं। अच्छा, इसके अंदर ही हम लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाना है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, हमने कैपिटल में लिखना है। उसके बाद हमारी ब्रैकेट्स आ जानी है। ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट्स डालेंगे। जब आप सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तब आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास आने, जब हम पीएचपी के अंदर काम कर रहे हैं तब हमारे सिंगल आने हैं। इसके अंदर जो है ना, हमने सबसे पहले ये सबमिट की वैल्यू लिखनी होती है, एंड वाली बटन वाली वैल्यू लिखनी होती है, जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे होते हैं वो आ जानी है। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमने बाकी की अपनी वैल्यूज लिखनी है। यहाँ पे जो है ना, आप एक वेरिएबल लिखते हो, कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर आप इस चीज़ को मतलब डिफाइन करने वाले हो, वो हमने लिखना होता है। अब जब हमने सेकंड वाला लिखना है ना, सेकंड वाले के अंदर आपने ये चीज़ नहीं लिखनी होती, आपने सिंपल यहाँ पे इज इक्वल का साइन लगाओगे और उसके बाद इसकी वैल्यूज आप लिखोगे ये डॉलर पोस्ट के साथ। इसी चीज़ को मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ। और इसमें हमारा सबमिट के पहला बटन था ना, ये बटन का था। अब सबसे पहले हमारे यूज़र नेम की वैल्यू हमने लिखनी है। यूज़र नेम की वैल्यू इसके अंदर आ गई, ठीक है। सेम इसी चीज़ को कॉपी करो और मैं ये नीचे लगा देती हूँ इसी को ही। और यहाँ पे फिर अगला कौन सा था, ईमेल का, ईमेल को यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से हमारा आ जाना है पासवर्ड का, यहाँ पे हमारा पासवर्ड की वैल्यू आ जानी। और इन सब के एंड पे जो है सेमीकोलन आता जाना है।
और इनको हमने एक नए वेरिएबल के अंदर इनका डाटा स्टोर करवाते जाना है। वेरिएबल आप किसी भी नाम से रख लो, वो आपकी मर्जी है। डॉलर यूज़र नेम के नाम से मैं रख रही हूँ, ठीक है, जो जो उनके है वही मैं कर देती हूँ यहाँ पे। ये इस तरीके से। अच्छा, ये हमारी वैल्यूज़ डिफाइन हो गई, जैसे हमने इसके अंदर की थी ना सेम ये वाली, ये वही वैल्यूज़ हमारी डिफाइन होती जा रही है। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स एंड वाली है ना, ये हमारी आगे ही आगे अभी चलती जा रही है, जब तक हमारा डाटा ख़त्म नहीं होता वहाँ तक हम इसको चलाते जा रहे हैं। ये अभी इसी में आ रही है। अब यहीं से मैं नीचे कर देती हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी डाटाबेस का फंक्शन क्रिएट करेंगे। अभी तक जो हमने काम किया ना ये वाला, ये हमने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ा है, ठीक है। अभी हमने बैक एंड का कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ हमने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ा है। ये जो सबमिट यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, ये मैंने आपके सामने यहाँ से मैंने चीज़ें सारी उठाई हैं। अभी में तक मैंने यहाँ से इस डेटाबेस की कोई चीज़ नहीं उठाई, सिर्फ मैंने यही फ्रंट एंड की चीज़ें उठाई हैं। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब अपनी इस डेटाबेस के साथ ना इस पेज के साथ कनेक्शन बनाने लगी हूँ। तो कनेक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे, वैसे ही जैसे हमने पहले ऊपर ये इज इक्वल का साइन लगाया वैसे ही लगा के ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप अगर ज़्यादा इसको करना चाहते हो तो वो थोड़ा डीपली, तो वो आप डीपली लेके जा सकते हो। ये मैंने चीज़ें इसकी कनेक्शन बनाना भी मैंने जो है ना वो समझाया हुआ था। लोकल होस्ट पहले हमारा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो लेते हैं उसका क्या नाम है, रूट उसकी, ठीक है, कि उसके htdoc के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। फिर हमारा आ जाता है पासवर्ड, ये हम खाली छोड़ देते हैं। पासवर्ड के बाद हमारी यहाँ पे डाटाबेस का नाम आता है। अब डाटाबेस का नाम हमारा क्या था, ABC, ठीक है, ये हमारे डाटाबेस का नाम लिखा हुआ था। तो मैं इसको जो है वो कॉपी करके वो मैं सिंपल जो है वहाँ पे डाल देती हूँ। ये सिर्फ मैं कॉपी कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि मैंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ ली है। और इस डेटाबेस से पहले हम यहाँ पर अब लिखेंगे MySQLi _ connect, ठीक है। तो ये हमारा, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दो, ये हमारी डेटाबेस यहाँ तक होगी। इसको हम एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। वेरिएबल आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, कोई भी जो बनाना चाहो। ये मैंने DB के नाम से एक बना दिया। कनेक्शन हमारा बन गया। हमारा ये जो कोड है सारा, ठीक है, ये वाला, ये हमारे इस डेटाबेस के साथ लिंक हो गया, कनेक्ट हो गया। अब हम क्या आगे काम करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक क्यूरी चलाने वाले हैं, इंसर्ट की क्यूरी, जिसकी वजह से हमारा जितना भी डाटा इस फ्रंट एंड के पेज के ऊपर है, जो हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इसके अंदर जो भी डाटा हमारा यूज़र की तरफ से आएगा वो सारा डाटा हमारा इस डाटाबेस के अंदर जाए। उसके लिए हम काम करने लगे हैं। तो उसके लिए अब इंसर्ट की क्यूरी होनी है, ठीक है। ये वाली क्यूरी जो इंसर्ट की थी, बार बार हमने ये प्रोटोटाइप के अंदर की हुई है, याद हो, ठीक है। तो इसको आप लोग एक मरतबा कर लो प्रैक्टिस इसकी। अगर भूल गए हो तो फिर आज की वीडियो देखकर फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वरना फिर इस क्यूरी पे अटक जाओगे। अच्छा, सेम इसी कनेक्शन की तरह हम वो क्यूरी लिखेंगे। यहाँ पे आपके आ जाना इज इक्वल का साइन, इंसर्ट, ठीक है, इनटू, और सॉरी पहले स्टार्टिंग में हमारे इन्वर्टेड कॉमास आने, इंसर्ट इनटू। अब इनटू के बाद हमने क्या करना है, जो हमारे टेबल का नाम है ना वो हमने लिखना है। टेबल कौन सा बनाया था हमने, रजिस्ट्रेशन का। मैं इसका नाम यहीं से कॉपी करके डाल रही हूँ, यहाँ से कॉपी कर लो या ये रजिस्ट्रेशन का यहाँ से कर लो, ये आपकी मर्जी है। इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, हमारे टेबल का नाम आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है अपने डेटाबेस के कॉलम्स के नाम लिखेंगे। ये जो कॉलम्स हमने ये वाले बनाए हुए हैं इनके नाम लिखेंगे। आईडी को हमने नहीं लिखना। आईडी हम तब लिखते हैं जब हमने किसी और फोल्डर के अंदर, किसी और टेबल के अंदर हमने इसको यूज़ करना होता है। हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट फील्ड इन्हीं तीनों की बनाई हुई है, तो इनको हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। ये इसके अंदर लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो इसको लिखने के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे।
ये एक हमारी ब्रैकेट आ जानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ये डेटाबेस के नाम आते हैं। पहला क्या था, नेम है, दूसरा ईमेल है और उसके बाद पासवर्ड है। नेम कॉमा आ गया, ये वही नाम मैं उधर वाले इधर खुद ही डाल रही हूँ लिख के, पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ हमने बनाई हैं वो ये वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने फ्रंट एंड को ये जोड़ा था PHP के साथ और उनको एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। तो यहाँ पे अब हम वो वैल्यूज़ लिखने वाले हैं। वैल्यूज़ आ गई, फिर ब्रैकेट्स आई, ब्रैकेट्स के अंदर अब हमारे सिंगल कोट्स फिर आ गए और ये वाले हमारे चीज़ें यहाँ पे पेस्ट होने शुरू हो जानी है। अब कॉमा या इसके बाद फिर एक कॉमा लगेगा, फिर सिंगल कोट आएगा, फिर ये वाला वेरिएबल हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे आप उनको लिखोगे। ये पासवर्ड का आ गया, सारे हमारे लिखे गए, ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमारा ये काम हो गया। अब इधर हम एक नए वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा रहे हैं। मैं इंसर्ट ही इस वेरिएबल का नाम रख देती हूँ। यहाँ तक हमारा जो है वो इंसर्ट की क्यूरी चल गई, ठीक है। अभी तक हमारा इतना काम हो गया। पहले क्या किया हमने, फ्रंट एंड के ये सारा फ्रंट एंड जो था इसको हमने PHP के साथ बैक एंड के साथ जोड़ा। फिर हमने एक कनेक्शन एक बना के अपनी डेटाबेस के साथ जोड़ा। फिर हमने इंसर्ट की क्यूरी चला के जो उसके अंदर हमने अपना टेबल का नेम लिखा, उस टेबल में मौजूद कॉलम्स के नेम लिखे, उन कॉलम्स के अगेंस्ट हमने वैल्यूज़ दी जो हमने ये अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ते हुए वेरिएबल्स बनाए थे, उनकी हमने वैल्यूज़ दे दी। अब यहाँ तक ये चल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इफ़ की कंडीशन चलाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में अब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम एक ये मेथड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन के बाद हम इस तरीके से MySQL क्यूरी भी चला सकते हैं और हम इनको अलग अलग भी चला सकते हैं। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा सब लोग, मैं ही देती हूँ। अच्छा, हम एक तो इस तरीके से हम लोग इकट्ठा इसको कर सकते हैं और एक हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं कि इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन चला दी है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर हमने क्यूरी चलानी है और क्यूरी चलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले MySQL, ठीक है, और अंडरस्कोर क्यूरी करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन किसी का आया इक्वल और यहाँ पे एक नया वेरिएबल आ जाना है हमारा। वेरिएबल मैं कोई भी बना देती हूँ रन के नाम का। अब इसके अंदर हमने पैरामीटर्स लिखने हैं। दो पैरामीटर्स होते हैं MySQL क्यूरी के। एक हमारा आ जाना है DB का, ये जो डेटाबेस हमने बनाया था उसके ये वाला आ जाएगा, और दूसरा जो हमारा आ जाना है वो ये वाला आ जाना है हमारी क्यूरी का। ये दोनों आने के बाद इसको हमने यहाँ पे एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और इस वेरिएबल को हम अपनी कंडीशन बना के यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। अब मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे उसको बता देते हैं ये चीज़ होगी। अब इको करवाएंगे कि अगर तो हमारा ये सारा डेटाबेस जो है ये सारी क्यूरी हो रही है, ठीक है, तो हमें इको करवा दे कि डेटाबेस में हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है। और अगर वो नहीं होता तो फिर एल्स की क्यूरी चलाए कि आपका जो डेटाबेस में डाटा वो इंसर्ट नहीं हुआ, उसके अंदर कोई एरर है, तो वो हम फिर उसको चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम इको करवाने लगे हैं। अभी यहाँ पे डाटा इंसर्टेड लिख देती हूँ ये इतना, और एल्स में हम लोग इसके बाद जो है इस यहाँ पे एल्स आ जाएगा। एल्स के अंदर हम बता देते हैं इको करके कि आपका जो डाटा है उसमें एरर है। यहाँ तक ये चीज़ हमारी हो गई। इसको हम रन करेंगे, देखते हैं कोई एरर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। पेज को रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। मैं इधर नाम कोई भी देती हूँ, एडमिन का दे देती हूँ, एडमिन ईमेल दे देती हूँ, 1 2 3 पासवर्ड दे देती हूँ, सबमिट करती हूँ, ठीक है। सबमिट नहीं हुआ, कुछ मसला आया है।
क्यूरी चेक करनी पड़ेगी, कहीं मसला है। अच्छा जी, यहाँ तक अभी किसी को कोई लफ्ज़ कोई चीज़ पूछनी हो वो पूछ सकता है, तब तक जब तक मैं क्यूरी चेक कर रही हूँ। किसी को कुछ पूछना है? सब लोग ऐसे खामोश होते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। जी मैं हाँ जी पूछें। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, मुझे आवाज़ आ रही है। सही है, मैं आवाज़। अच्छा, ये जो आपने हाँ इस जी। सेट के आगे लगाया है पोस्ट सबमिट, यहाँ पे हम सबमिट क्यों लगाते हैं? कहाँ पे कह रहे हैं आप? ये वाला इस सबमिट की बात कर रहे हैं आप? आवाज़ नहीं आई? आवाज़ आ रही है मेरी? ओ, हमने किसी दूसरे पेज पे लेके जाना है तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो है ना वो हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तो हम यहाँ पे दे रहे हैं उसका दूसरी पेज का जो है वो लिंक दे रहे हैं, विंडो डॉट ओपन, और इसके अंदर जो है वो आप लिंक दे देते हो पेज का। जैसे मैंने लेकर जाना है लॉगिन के पेज के ऊपर, लॉगिन डॉट php, और इसके बाहर हमारे पास ये आ गया। और एक हम इसके अंदर अलर्ट शो करवा देते हैं, उसके लिए मैं सिंपल अलर्ट लिख के, ठीक है, उसके ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू आपकी आ जाएगी उसके अंदर। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेसफुली डेटा इंसर्टेड, ये लिख दिया, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। और अगर हम एरो शो करवाना चाह रहे हैं तो सेम आप इसी चीज़ को कॉपी कर लो और यहाँ पे आप इसको डाल के, ठीक है, आप इसको बता दो कि अगर हमारा जो है ये एरर कोई आ रहा है तो वापस हमें जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर ही ले आए। और यहाँ पे आप लिख दो समथिंग वाज समथिंग इशू, या कुछ भी जो भी एरर दे रहा है, या कोई एरर का आप बता दो कोई भी, तो ये वो आपको ना डिस्प्ले करवा देगा यहाँ पे अलर्ट के साथ। अब यहाँ पे डाटा जा नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखाती। क्यूरी सही होने के बावजूद भी जो है ना वो मसला कर रहा है, इस बटन के ऊपर कर रहा है मसला। तो वो सारा डाटा इस तरीके से आपका जाके वहाँ पे उसने आपको अलर्ट शो करवा देना था कि आपका डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया। ये सारा हमारा इस क्यूरी का प्रोसेस है। इतनी लेंथी नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं, ठीक है, बहुत इजी सी है ये सारी। मैंने आप लोगों के सामने ये मैंने की है, ठीक हो गया। ये इनपुट फील्ड्स कैसे बनानी वो भी आपको आ गई हैं, रेडियो बटन कैसे बनाने हैं वो भी पता चल गया है, ठीक है, ये सारा कुछ आ गया है। अब मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखाने लगी हूँ ना वो है साइड बार की। जैसे ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, होम के ऊपर हम चले जाते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं और मैं इसके ना एडमिन पैनल में जा रही हूँ। मैंने रैप का हमारा फोल्डर था, उसके अंदर एडमिन के नाम से हमारा वो एडमिन पैनल है। एडमिन में गई, एडमिन के मैं देख लेती हूँ पासवर्ड क्या है। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 इसका पासवर्ड है। मैंने लॉगिन किया, ये वाला अलर्ट आपके शो होता है, वो जो मैंने लास्ट में स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट लिखा ना उसकी वजह से इस तरीके से शो होता है फिर। अच्छा, लॉगिन किया, ये हमारी साइड बार आ रही है, ये ब्लू कलर में जितनी भी आ रही है ये साइड बार है। ये जिस तरीके से हम लोगों ने नैब बार बनाई होती है ना सेम वैसी ही ये बनी हुई है। और मैंने सिंपल तरीका आप लोगों को इसका बता दूं कि हमने इसके अंदर काम जब करना है,
इसको ओपन करूं फोल्डर को। वो तो का काम है। औखा काम है। अच्छा, ये एडमिन का हमारा फोल्डर है, इसके अंदर ना साइड बार की या नैब बार के नाम से आपकी वो फाइल बनी हुई है, ठीक है, जिसके थ्रू ये साइड बार हमारी आ रही है। ये हमने उसकी साइड बार बनाई है, जो चीजें मैंने लिखी हैं वो ये डिस्प्ले करवा रही हैं, ठीक है। ये साइड पे जो आ रहा है, जैसे ये कैटेगरी आ गया, डेकोरेशन, प्रोडक्ट और स्लाइड बॉक्सेस वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना वो ये वाली चीजें आ रही। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने सबसे पहले एक बनाया है बटन। बटन आप लोगों को बनाना सबको आता है, ठीक है। बटन का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिया है, और बटन के अंदर एक मैंने क्लास बना दी है ड्रॉप डाउन बटन की, कि मेरे बटन के ऊपर एक ड्रॉप डाउन बन जाए, जैसे ये वाला है, इस पर मैं क्लिक करूं तो ये ड्रॉप डाउन की तरह ओपन हो जाए, ठीक है। उस क्लास के बाद मैंने इसका नाम दे दिया, और ये अटैलिक का मैंने आई यूज किया, और इसके अंदर क्लास मैंने दी है फाफा कैरेट की, ठीक है। नजर ये नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा? नहीं, यही यहाँ पे स्टिक हो गया, तो मैं ये अभी वाले डेकोरेशन के ऊपर। डेकोरेशन ये वाले कोड पेज पे नजर नहीं आ रहा। आपके इंटरनेट का ना इशू हो, बाकियों को हाँ नजर जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे पास भी स्टक था, अभी शो हुआ है। हो जाता है, नेट का इशू होगा नहीं, वो फिर। जो आप कोड समझा रही है ना वो नजर नहीं आ रहा अभी। कोड मैंने अभी ओपन ही नहीं किया, मैं तो उधर हूँ यूजर इंटरफेस पे। अब कोड ओपन किया है, अब कोड नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला कोड अच्छा, ये मैंने ना भी आ रहा है। बटन बनाया है, ठीक है। बटन को मैंने ड्रॉप डाउन की क्लास दे दी है। अब आप देखो, ये मैंने एक ना आइकन लगाया हुआ है फॉन्ट ऑसम का, इसको मैं अगर रिमूव कर देती हूँ ना, इसको मैंने रिमूव करके सेव किया, पेज मैंने रिफ्रेश किया है, तो यहाँ से ये कैटेगरी के साथ से बटन रिमूव, वो आइकन रिमूव हो गया है, ठीक है। कैटेगरी पे क्लिक करो तो वो वर्क कर रही है। ये सिर्फ इस छोटे से साइन को शो करवाने के लिए ना मैंने क्लास लगाई हुई है फाफा की, ठीक है। फाफा कैरेट डाउन इसको दे दिया है, ठीक है। ये हमें गूगल से क्लासेस बनी बनाई मिल जाती है, या वहां से हम लगाते हैं देख के। उसके बाद मैंने एक ड्रॉप डाउन का कंटेनर बनाया डिव के अंदर, और उसके अंदर मैंने ऐड कैटेगरी और व्यू कैटेगरी बना के उन दोनों को एंकर टैग के अंदर रखा है, और उनके पेजेस का लिंक लगा दिया। ये बस इतना सा मैंने कोड लिखा है, और इतने से कोड के अंदर ये मेरी 3 चीजें बनी हैं, ये वाली कैटेगरी, ऐड कैटेगरी और ये व्यू कैटेगरी। आपको अगर कहा जाता है कि इस तरीके से आप अपने ये जो साइड बार है उसके अंदर कुछ जाके ना एक नई चीज ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे कैटेगरी है तो वो एक ब्रांड का आप यहाँ पे ऐड कर दो ऑप्शन, तो आपने सिंपल इसी पेज पे नैब बार वाला, किसी के प्रोजेक्ट में नैब बार नाम है, किसी के पेज में साइड बार नाम है, आपने जाना है। और जैसे ये चीजें मैंने बनाई है, बटन पहले बनाओगे, बटन के अंदर क्लास ड्रॉप डाउन की दे दोगे, ड्रॉप डाउन बटन की, और उसका नाम दे दोगे। उसके बाद अटैलिक के अंदर ना, अटैलिक के साइन के अंदर आप चाहो तो क्लास दो, चाहो तो ना दो, और उसके अंदर आप जो है ये कुछ भी लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो इस पूरे को ऐसे रिमूव कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको सिर्फ वो साइन हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये साइन ही बस हमारा रिमूव हुआ है, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो है वो आप लोग ये कंटेनर बनाओ ड्रॉप डाउन का डिव के अंदर, और उस डिव के अंदर इन दोनों को चीज़ों को आप ऐड कर दो, जो भी ऐड ब्रांड के नाम से आ गई या वो व्यू ब्रांड के आ गई, और यहाँ पे उसके पेजेस के नेम लिख दो। ये काम करोगे तो आपकी साइड बार बन जानी है, ठीक है। अब साइड बार के अंदर वो ऑप्शन ऐड हो जाना है। अब उस साइड बार को मैंने जो कलर्स वगैरह दिए हैं, किस तरीके से दिए हैं, ये उसकी हाइट दी है, ये उसकी वेट दी है, पोजीशन उसकी फिक्स कर दी है कि मैं कहीं पर भी अपना पेज लेके जाऊं, ठीक है, ऊपर नीचे ये जाता जाए, यहाँ पे जितना मर्जी कोड आता जाए, वो ये वाली साइड बार जो है ना वो यहीं के यहीं रहे। उसकी वजह से, उसके लिए मैंने इसकी पोजीशन फिक्स की है, ठीक है। जी इंडेक्स उसको 1 दी है, उसकी इंडेक्सिंग सेट की है, टॉप और लेफ्ट मार्जिन 0 कर दिया है, ताकि ना वो टॉप पे जाए ना वो लेफ्ट साइड पे हो, वो उधर ही रहे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर उसको ये दे दिया है। बैकग्राउंड कलर आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी मतलब आप कलर देना चाहो वो, इस चीज़ को आप रिमूव करो,
सिंपल अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो इसको रिमूव करो। आप कोई नाम लिख सकते हो यहाँ पे, ब्लू इस तरीके से लिख सकते हो, या जो भी आपको इस तरीके से कलर्स का अगर पता है तो इस तरह से कलर्स लिख सकते हो। ये पहले वाला जो कलर है वो रेड है, मतलब आर से रेड, सेकंड वाला कलर ग्रीन है और थर्ड वाला कलर ब्लू है। ये RGB का मतलब ये होता है। इनकी लास्ट लिमिट जो है वो 255 है। 255 हद है इनकी, ठीक है। उससे नीचे आप कोई भी वर्ड ऊपर नीचे करके आप एक नया कलर बना सकते हो, या आपकी मर्जी है। ओवरफ्लो एक्स उसका हमने हिडन किया है ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ इक्वल रहे, ये इक्वल आ रही है, बाहर ना निकली हुई हो। मतलब मैं यहाँ पे कोड मेरा आता जा रहा है, जैसे अब फर्ज करो मैं यहाँ पे जा रही हूँ प्रोडक्ट के अंदर, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं ये नीचे की तरफ पेज को लेकर आ रही हूँ, तो ये एक ही जगह पे एक तो फिक्स हुई है, दूसरा ये ऊपर नीचे नहीं हो रही। जितना मेरा पेज ऊपर नीचे जा रहा है ये वहीं वैसे ही एडजस्ट हुई है, इसलिए हमने इसको ओवरफ्लो नहीं किया हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, पैडिंग हमने उसकी टॉप रखी है कि वो टॉप पे रहे, बिल्कुल नीचे ना आए। अब साइड नेव हमने जो बनाई है उसके ड्रॉप डाउन बटन पे काम करने लगे हैं। जो हमने अभी वो बटन पीछे ये देखा है ना, ये वाला ड्रॉप डाउन बटन, इसके ऊपर हम काम करने लगे हैं। साइड नैब हमारे ये क्लास बनी हुई है, इस क्लास के बाद हमारी अगली क्लास ड्रॉप डाउन बटन की है। हमने इसके ऊपर एक तो लगाया है ये अच्छा, पैडिंग उसकी सेट की है स्पेस, यानी कि हमने लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम सारी एक ही मर्तबा में इकट्ठी लिख दी हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और पेज रिफ्रेश किया है तो ये देखो ये सारी ऊपर चली गई है। इनके दरमियान से स्पेस ख़त्म हो गई है, सबके दरमियान से, इन हर एक लफ्ज़ के बाद। अगर मैं उसको वापस करती हूँ, ठीक है, वहाँ पे और इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो ये देखो एक जितनी उन सब के दरमियान स्पेस है, क्योंकि मैंने इनको लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम हर तरफ की स्पेस दी हुई है। ये वाली टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने उनकी नन कर दी। अगर मैं ये टेक्स्ट डेकोरेशन उनकी नन नहीं करती तो ये जो हमने इनके अंदर एंकर टैग लगाया हुआ है ना, ये वाला एंकर टैग जिसके अंदर हमने पेज के लिंक्स दिए हैं, तो इसकी वजह से एक तो टेक्स्ट जो होता है वो उसका कलर पर्पल हो जाता है, दूसरा उस टेक्स्ट का कलर के नीचे वो मतलब उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। तो अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन उसकी नन करते हैं, ये देखें मैंने ए को भी इसके साथ इन्वॉल्व किया है, अगर हम इसको नन कर देते ना तो वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाती है। अब ये देखो मैं इसको ना अभी रिमूव करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो नीचे लाइन डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, अंडरलाइन आ रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं। कब से तो ये अलाव है क्या फिर, मतलब मुझे तो लगता है स्टक हो गया वहां पे ही, वही पेज आ रहा है कौन सा पेज? HTML वाला, यहाँ अब आया जाके। आप वहां पे काम करवा रही हैं ना? मैं इसको भी दिखा रही हूँ क्या और आप मैं साथ रिमूव साथ करके भी ये भी दिखा कर रही रही हूँ। हमारे पास तो पहले एक ही पेज स्टक था। तो आप लोग मुझे बताया करो, मुझे तो तो नहीं एक पता एक ही होता। पेज शो होता अगर आप मैं तो मतलब बता रही होती हूँ, मैं आप वो लोगों की पता स्क्रीन नहीं नहीं, देख रही मुझे मैं होती। कब से देख रही हूँ कि मैं ये, आप मैं क्या लोगों शायद की ना मेरे नई स्क्रीन नहीं मुझे नजर आ रही होती, क्योंकि मैंने ये अपने पास दूसरे पेजेस ओपन किए होते हैं। तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि जब स्ट्रक हो जाती है या नहीं डिस्प्ले हो रहा होता तो, ठीक है ना। अच्छा मैं बात कर मैम रही पहले थी, तो समझ नहीं आती हमारा नेट स्लो है या आपका। नेट मेरी तरफ भी स्लो है, ऊपर वाले फ्लोर पोर्शन में आई हुई है ना, तो यहाँ पे नेट के सिग्नल कम आते हैं, रूम में कम आते हैं। अच्छा इसलिए हम सोच रहे थे शायद अगला पेज अभी आ जाए, अभी आ जाए। यही था। चलो मैं कल ऐसा करूंगी, सिम पे पैकेज कर लिया करूंगी क्लास देने से पहले जब ऊपर आऊंगी, ठीक है। वो क्योंकि यहाँ पे वाईफाई के तो एक मॉडेम फाड़ ले। वो जब तुम आओगे फैसलाबाद तब तुम लेते आना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़े होंगे उधर, एयरफोर्स वालों के पास बहुत ज्यादा पड़े होते हैं। अच्छा हाँ ये जी मैम पढ़े हैं बिल्कुल। हाँ चुक लिया होर तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ फायदा नहीं मिलना, 8 सालों चो एक मॉडम का ही फायदा मिल जूगा। अच्छा वापस आते हैं अपने कोड के ऊपर। मैं बता रही थी
जो मैंने पीछे रिपीट किया वो ये किया था कि हमने यहाँ पे ना लिंक लगाने के लिए एंकर टैग को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस पेज पे देखो, ये ऐड डेकोरेशन पे मैं जाती हूँ, उस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास नया पेज आ जाता है, ठीक है। और इसके नीचे देखो अभी अंडरलाइन नहीं है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने ऐड प्रोडक्ट के लिए जो भी ये एंकर टैग यूज़ किया है उसको हमने ड्रॉप डाउन कंटेनर के साथ यहाँ पे कॉल करवा के एंकर टैग को, ये देखो ए को कॉल करवा के हमने उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है। अगर मैं इस टेक्स्ट डेकोरेशन को प्रॉपर्टी को हटाती हूँ, पेज रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है, तो ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा कि हर एक वर्ड के नीचे जो है अंडरलाइन शो हो रही है। जहाँ जहाँ पर भी एंकर टैग लगा हुआ था वहाँ वहाँ पर वो शो करवा रहा है कि यहाँ की टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही होती, तो हम लोग टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है ना उसको नन कर देते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उसके अंडरलाइन को रिमूव करती है, उसके कलर को रिमूव नहीं करती। कलर आपका, अगर आप कोई कलर नया लगा रहे हो ना, जैसे ये उसके ऊपर ब्लैक कलर हमने लगाया हुआ है तो वो इसको ब्लैक ही रखेगा। अगर हम इसको हटा देते हैं फिर वो जो है वो उसका कलर चेंज कर देता है। ये देखो ये ब्लू कलर में आ गया, इन सब के ऊपर एंकर टैग लगा हुआ है, ये देखो इसकी वजह से वो ब्लू कलर में आ रहा है। तो मैंने इन सबको दिया हुआ ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर देने की वजह से वो सारे वाज़िया तौर पे वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, वरना उसका ब्लू कलर पर्पल सा शेड एंकर टैग की वजह से अपने आप आ जाता है। अब इसको करने के बाद हमने इसका डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक, ठीक है, कि ये एक ही जगह पे रहे, इधर उधर ना हो, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर उसका नन कर दिया है, बैकग्राउंड हमने कोई नहीं दिया। ये चीज़ें अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, इसको हटा सकते हो। विड्थ हमने दी है पूरी, ये जो हमारा ये साइड बार हमारी बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर इस चीज़ की जो साइडों पे विड्थ आ रही है ना वो हमने यहाँ पे बताई हुई है जो 100% है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमने लेफ्ट की है, कर्सर हमने उसका पॉइंटर पे रखा है, आउटलाइन उसकी नन कर दी है हमने। ये कर्सर आप देख लो, जब मैं लेके जाती हूँ तो वो हैंड का साइन बन जाता है, कर्सर उसका जो है वो चेंज हो जाता है। उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे रखें तो एरो रहता है, अगर हम उधर लेके जाते हैं तो कर्सर हमारा चेंज हो जाता है। समझ आ गई इसका? उसके बाद अब आप लोग ये सोच रहे होगे जब मैं इसके ऊपर लेके जा रही हूँ तो क्या कह रही हैं? ये हैंड का साइन ये कर्सर लगाने की वजह से बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो मैंने ये यहाँ आपने पे व्यू ये कैटेगरी देखें, के ऊपर अब ये कर्सर के ऊपर हमने पॉइंटर लिखा है ना, पॉइंटर हैंड साइन को कह रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब आप लोग जब यहाँ पे लेके जाते हो तो ये देखो ब्लैक से एकदम कलर उसका वाइट हो जाता है, तो ये हॉवर लगा हुआ है, ठीक है। हॉवर लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले वो क्लास देखी है, ये सबसे पहली हमारी क्लास थी ये वाली जो हमने बनाई थी, इसको हमने कॉल करवाया हुआ है डॉट के साथ। अगर वहाँ पे आईडी लिखा होता क्लास की जगह पे तो वो हैश साइन के साथ आनी थी। उसके बाद हमने यूज़ किया एंकर को, क्योंकि हमने एंकर टैग यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। मैंने लास्ट जितनी भी क्लासेस दी हुई हैं उनमें मैंने एक चीज़ बार बार बोली हुई है, कहीं पर भी किसी जगह पर भी किसी डिव के अंदर किसी भी टैग के अंदर जहां पर भी लिंक लगाने के लिए आपने एंकर को यूज़ किया ना, ए वाले टैग को, ठीक है, ए टैग को एंकर कहते हैं। और इसके बाद इसके आगे जो वैल्यू हमने वो एट्रीब्यूट दिया होता है वो एच रेफरेंस का दिया होता है, ठीक है, एच रेफ का। तो हमने जहाँ कहीं भी ए लगाया है और हमने उस जगह पे या उस जगह के आसपास हमने CSS करनी है, तो जब तक आप इस ए को इन्वॉल्व नहीं करोगे उस CSS के अंदर, तब तक ये आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर CSS को अप्लाई नहीं होने देगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि एक गवर्नमेंट, जैसे एक मुल्क है, उसके अंदर एक बादशाह है, कोई भी आपने पेपर पास करवाना है या कोई आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो जब तक आप उनको टैक्स नहीं पे करते या उनसे आप पेपर साइन नहीं करवाते, वो आप लोगों को अलाउ नहीं करते, तब तक आप उस कंट्री के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकते। ये भी उसी तरीके से काम करता है, जब तक आप इसको उस काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते तब तक ये आपका कोई काम नहीं होने देगा, CSS आपकी कहीं नहीं लगने देगा जब तक आप इसको उसके साथ इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। ये इसको मैं कहती होती हूँ
ये एक हुक्मरान टैग है, ठीक है, हुकूमत करने वाला टैग है इसको मैं कहती हूँ। जिसको दूसरे की हुकूमत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो ये अपनी टांगे अड़ाता है, ये वो वाला टैग है। तो इसको हमने यहाँ पे देखे इन्वॉल्व किया है, ये पिछले हमारा जो क्लास थी उसके साथ हमने इसको इन्वॉल्व किया है। यहाँ ऊपर भी हमने इसको इन्वॉल्व किया था, उसके बाद उसने CSS होने दी थी। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ ना, तो ये फिर जितनी भी हम CSS कर रहे हैं ये उसके ऊपर लगने नहीं देगा, ठीक है। अब होवर लगाना है, होवर लगाने के लिए हमने इसको इन्वॉल्व किया है, ठीक है, और इसके आगे हमने होवर का मेंशन किया है। होवर हमने किस पे लगाना है, ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर भी होवर लगाना है, उसके ऊपर लिख दिया। और कलर हम क्या कहते हैं जी, जब हमारा कर्सर जाए उसके ऊपर होवर आता है तो हमारा जो वो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाए, ये वाइट कलर के लिए ये यूज हुआ है। इसकी बजाय आप सिंपल वाइट भी लिख दोगे तब भी वो वर्क करेगा। सिंपल हम वाइट लिख के सेव कर देते हैं और ये चेंज करती हूँ मैं, तो ये देखो ये ऊपर आप लेके जाते हो, होवर हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका होवर लगना है। और होवर भी सुपरवाइजर लाजमी लगवाते हैं। अगर आपकी किसी भी जगह पे होवर लगा है तो सुपरवाइजर उसको लाजमी लगवाते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ये सबमिट का बटन है हमने लास्ट में यूज किया हुआ है। ये किस पेज पे है, ऐड कैटेगरी के पेज पे, इस पेज के लास्ट में हमारा ये सबमिट का बटन है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ना इस सबमिट के बटन के ऊपर भी होवर लग जाए, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो एक क्लास इसकी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इसकी क्लास बना लेती हूँ। इनपुट के अंदर ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है फॉर्म कंट्रोल की, और इसके अंदर ही कोई बना देती हूँ ABC वाली क्लास बना के। यहाँ हम ID बना लेते हैं क्लास की बजाय, ID की भी आप लोगों को समझ आ जाए। ID का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, ABC कर दिया मैंने इसको। और ऊपर इसी पेज के ऊपर जो है ना वो CSS अप्लाई करके देखती हूँ अगर हो जाती है तो। मैंने शायद नैव बार के अंदर किया हुआ है, नैव बार के अंदर हमारी वो लगी होगी, CSS का फॉर्म लगा होगा हमारा। ये हमारे वो लिंक्स हैं बूटस्ट्रैप के, जो मैं आपको कह रही थी कि हमें नेट से लगाने पड़ते हैं या आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर से देख के लगाते हो। इसके ऊपर भी नहीं वो लगी, वैसे ही करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। बॉडी नीचे है, अच्छा HTML। यहाँ पे हमारा आ गया हेड टैग, हेड टैग को क्लोज किया और इस हेड टैग के अंदर हमारा आ जाता है स्टाइल। स्टाइल का हमारा एट्रीब्यूट टैग आ गया, सॉरी। और इसके अंदर जो है ना वो हम उसकी ID को कॉल करवा रहे हैं हैश के साथ ABC, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कलर लगाना चाह रही हूँ। हमारा सिंपल जो कलर पहले लगा हुआ था वो यहाँ पे ये वाइट कलर का है। मैं कोशिश करती हूँ इसके ऊपर ना हमारा होवर लग जाए। अब ABC तो मैंने इसकी कॉल करवा दिया, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में जो था हमारे एंकर टैग भी उसने यूज़ किया हुआ, तो मैंने अभी उसको इन्वॉल्व नहीं किया। अब मैं विदाउट उसके जो है ना मैं होवर लगाने की ट्राई कर रही हूँ। कलर मैं इसको दे देती हूँ येलो, येलो कलर देती हूँ। कंट्रोल F5 किया, ये देखें अभी तो कोई नहीं आ रहा। एंकर टैग लगा के देखते हैं साथ में अब इसके। नहीं ले रहा क्योंकि हमारे इतना शोर किसकी तरफ से है, स्क्रीन स्टॉक हो गई है। सही हुई है कि नहीं हुई? हाँ अभी तक नहीं हुई, स्टॉक की है। किस पेज के ऊपर है? नो, अभी तक नहीं।
मैंने कहा स्टार्ट किया है। मैं पूछ रही हूँ किस पेज के ऊपर है। कोड पे अब चेंज हुआ, अभी हुई है चीज। अब वो उसके ऊपर चला गया, प्रोजेक्ट के ऊपर। हाँ अभी सही हो जाती है। अभी कोड आ गया। हाँ अब कोड पे ही हूँ मैं। कौन सा कोड नजर आ रहा है? साइड में है।